हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उस ध्वनि का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज और गति 420 मीटर प्रति सेकंड है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.42 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.500 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 0.25 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 0.800 मीटर। तो हम लोग स्पीड के सिंपल से फार्मूले से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो स्पीड का जो सिंपल फार्मूला होता है वो यस बराबर एफ इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है और लैम्डा जो है ये तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है? स्पीड की वैल्यू जो दी है वो 420 मीटर दी हुई है और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? ये 800 हर्ट्ज दी हुई। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 420 अपान में 800। हम लोग इसको काट लेते हैं। तो काटने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो 0.525 मीटर प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी 0.25 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पानी की गहराई, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश की गहराई, थर्ड ऑप्शन है मछलियों की सघनता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इकोलोकेशन, सबसे पहले हम लोग इकोलोकेशन क्या होता है इसको समझेंगे। कि हम लोग चमगादड़ को देखे होंगे कि चमगादड़ जो होता है ये इकोलोकेशन यूज करता है। यानी इसमें करता क्या है कि ये जो होता है अपनी बॉडी से एक साउंड निकालता है और साउंड टकराकर वापस पुनः चला आता है। तो इससे उसको ये पता चल जाता है कि उसका शिकार कितने दूर पर है। तो सेम सिस्टम होता है जहाज़ों में कि जो इकोलोकेशन यानी जहाज़ों के नीचे हम लोग एक सोनार लगाते हैं। तो सोनार से अल्ट्रासोनिक किरणें निकलकर मतलब पानी की गहराइयों तक जाते हैं और इससे हमको पता लग जाता है कि पानी कितना गहरा है या जहाज़ पानी में कितनी गहराई पे चल रहा है। तो इकोलोकेशन का उपयोग हम लोग पानी की गहराई को मापने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सेकंड ऑप्शन है अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है उत्तल लेंस, फोर्थ ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ जो फोकस लंबाई दी हुई है ये पॉजिटिव में दी हुई है। मान लेते हैं कि ये कोई फोकल लेंथ एफ है और अगर इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, अगर इसको हम लोग फोकल लेंथ को पॉजिटिव में लेते हैं तो वो कौन सा लेंथ होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। और अगर हम लोग फोकल लेंथ को निगेटिव लेते हैं तो ये कौन सा लेंस होता है? ये अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या लेंगे? उत्तल दर्पण लेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है √2, थर्ड ऑप्शन है 1/√2, फोर्थ ऑप्शन है 2। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी आर आई बराबर म्यू बराबर 1 अपान में
साइन सी। यहाँ पे साइन सी जो है एक क्रांतिक कोण है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो म्यू बराबर 1 में साइन सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 45। तो हम लोग यहाँ पे 45 रख लेते हैं। तो इसका क्या मान हो जाएगा 1 में 1/√2। अब हम लोग √2 को ऊपर ले जाते हैं तो इसका जो मान होता है एक म्यू बराबर √2 आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्या होगा, सॉरी, विद्युत ऊर्जा। सेकंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हम लोग देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर मैकेनिकल एनर्जी के। तो हम लोग करते हैं क्या कि इसमें से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को उड़ा देते हैं तो हम लोग के पास क्या बचता है, यानी इसको हम लोग रिमूव करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उसके बाद हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ेगा। सेकंड ऑप्शन है घटेगा। थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है पहले बढ़ेगा, सॉरी पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई पृथ्वी है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वो जी बराबर कैपिटल जी एन अपान में आर स्क्वायर, यानी आर जो है ये रेडियस है। अगर हम लोग रेडियस को कम करते हैं तो जी का मान क्या होगा, अगर हम लोग रेडियस को कम करते हैं तो जी एन कैपिटल जी एन का मान बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग 1% घटा देते हैं तो जी के मान पे जो प्रभाव पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण। सेकंड ऑप्शन है उत्तल दर्पण। थर्ड ऑप्शन है अवतल दर्पण। फोर्थ ऑप्शन है बेलनाकार दर्पण। तो दंत चिकित्सक का जो मतलब दर्पण होता है ये अवतल दर्पण होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है 7 मिनट। सेकंड ऑप्शन है 8 मिनट। थर्ड ऑप्शन है 5 मिनट। फोर्थ ऑप्शन है 4 मिनट। तो देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। लगभग इसको पहुंचने में 8 मिनट लगता है। और स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग
फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है घट जाता है, थर्ड ऑप्शन है तेजी से बढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। तो किसी माध्यम में यदि ताप बढ़ाया जाता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, इसमें इसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसका चाहे ताप हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इसके प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी अपरिवर्तित रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है स्वर्ण का टुकड़ा, फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन। तो जल जो होता है ये इसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक सोलर सेल किससे बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन से, सेकंड ऑप्शन है टेफ्लॉन से, थर्ड ऑप्शन है गैलियम से, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन से। तो सोलर सेल देखते हैं कि सोलर सेल किससे बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी सोलर सेल जो है ये सिलिकॉन से बना होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन धातु है कि उपधातु है। तो सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार का उपधातु होता है, और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम लोग इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। और ये अगर बात करते हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये सिलिकॉन जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अणु, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है परमाणु, फोर्थ ऑप्शन है नाभिक। तो किसी यौगिक की जो सबसे छोटी संभव इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अणु बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इसमें देखते हैं कि जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन ने, सेकंड ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है थॉमसन ने, फोर्थ ऑप्शन है डेमोक्रिटस ने। तो अणु शब्द की बात कर रही है कि अणु शब्द सुनते ही हम लोग जॉन डाल्टन का नाम यूज करते हैं, लेकिन अणु शब्द जो है इसका प्रतिपादन डेमोक्रिटस ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मीथेन के अणुभार की गणना कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 16, फोर्थ ऑप्शन है 20। तो देखते हैं कि मीथेन का अणुभार कितना होता है। हम लोग 6 कार्बन 12 लेते हैं, तो 12 यानी जो 12 है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, और यहाँ पे 6 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन यानी मीथेन जो होता है ये CH4, तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 12 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं 4 AMU, 12 4 कितना हो गया? 16। तो मीथेन जो होता है यानी मीथेन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। LPG का मुख्य घटक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन है एथेन, फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेन। तो
देखते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है, पेंटेन पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन जो होता है एलपीजी में, वो कितने परसेंट पाया जाता है? वो 48% पाया जाता है। और ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन जो होता है ये कितने परसेंट पाया जाता है? ये 50% पाया जाता है। और पेंटेन जो है, पेंटेन जो होता है ये 0.2% पाया जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक यानी सबसे ज़्यादा कौन सा घटक एलपीजी में पाया जाता है। तो देखते हैं कि प्रोपेन 48%, ब्यूटेन 50% और पेंटेन जो होता है 0.2% पाया जाता है। तो मुख्य घटक इसमें कौन सा हो गया? ब्यूटेन, यानी 50% पाया जा रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेंसिडिटी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फलों का पकना, सेकंड ऑप्शन है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, थर्ड ऑप्शन है अम्ल वर्षा, फोर्थ ऑप्शन है विरंजन। तो रेंसिडिटी देखते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है कि रेंसिडिटी एक प्रकार का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी अपूर्ण ऑक्सीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रेंसिडिटी इसमें जो यूज किया जाता है ए फैटी एसिड का ऑक्सीकरण जो है इसके लिए यूज किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है पानी। तो कौन सा तत्व नहीं? यहाँ पे तत्व की बात की जा रही, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पानी जो है ये तत्व नहीं है। बाकी हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन जो है ये तत्व हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव के, सेकंड ऑप्शन है गैस के, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा के, फोर्थ ऑप्शन है ठोस के। तो हम लोग देखते हैं कि जो ठोस होता है इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है ये सबसे अधिक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठोस के बाद क्या होता है कि पहले तो ठोस होता है, दूसरे पे द्रव होता है और तीसरे पे गैस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। फर्स्ट ऑप्शन है 23, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 30, फोर्थ ऑप्शन है 40। तो कैल्शियम जो होता है यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो 20 कैल्शियम 40, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40 है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है चांदी, थर्ड ऑप्शन है सोना, फोर्थ ऑप्शन है तांबा। तो ताप का जो है ये सबसे अच्छा चालक जो होता है ये चांदी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और साथ साथ में बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो भी चांदी में होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रक्त समूह के आविष्कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, सेकंड ऑप्शन है विलियम हार्वे, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह जो है इसके आविष्कार जो है एक कार्ल लैंडस्टीनर है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट्स में, सेकंड ऑप्शन है लाल रुधिराणु में, थर्ड ऑप्शन है लिम्फोसाइट में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट में होता है। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट होता है, देख लेते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है? वो लिम्फोसाइट्स में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है महाधमनी, सेकंड ऑप्शन है फुफ्फुस सिरा, थर्ड ऑप्शन है वेना केवा, फोर्थ ऑप्शन है केशिका। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है उसको महाधमनी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लीहा, सेकंड ऑप्शन है यकृत, थर्ड ऑप्शन है हृदय, फोर्थ ऑप्शन है किडनी। तो मानव शरीर का रक्त बैंक की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी प्लीहा जो होता है इसको हम लोग मानव शरीर का रक्त बैंक बोलते हैं। और साथ साथ में इसको आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो आरबीसी मतलब डेड हो जाते हैं उनका फिल्टर कहाँ पे होता है? इसी प्लीहा में होता है। तो इसलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है और मानव शरीर में जो रक्त बैंक होता है वो भी बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 120/80 mmHg, सेकेंड ऑप्शन है 160/95 mmHg, थर्ड ऑप्शन है 130/90 mmHg, फोर्थ ऑप्शन है 80/120 mmHg। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे बॉडी का रक्त दाब होता है वो 120/80 होता है। और यहाँ पे 20 जो होता है, अगर हम लोग 120 की बात करें तो 120 जो होता है इसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सिस्टोल। और इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर 120 से जो रक्तदाब है ऊपर होता है और साथ साथ में 80 यानी सिस्टोल और डायस्टोल जो हैं, अगर ये 120 से 30 और सिस्टोल 80 से 90 पे पहुंचता है तो क्या होता है? आदमियों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और अगर एक कम होता है तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो एक मेंटेन बनाए रखने के लिए जो नॉर्मल रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है मांस में, सेकंड ऑप्शन है दूध में, थर्ड ऑप्शन है चावल में, फोर्थ ऑप्शन है दाल में। तो हम लोगों को पता है कि मांस, दूध और दाल जो हैं इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन चावल क्या होता है? चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन बी जो होता है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो हम लोग अगर बच्चों में बात करते हैं तो बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है, और जो वयस्क होते हैं इनमें ऑस्टियोमलेशिया नाम का बीमारी हो जाता है।
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फर्स्ट ऑप्शन है रेडियस, सेकंड ऑप्शन है अल्ना, थर्ड ऑप्शन है फीमर, फोर्थ ऑप्शन है टिबिया। तो हम लोग जानते हैं कि जो फीमर होता है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्वाइटर, सेकंड ऑप्शन है स्कर्वी, थर्ड ऑप्शन है रिकेट, फोर्थ ऑप्शन है पोलियो। तो मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है वो ग्वाइटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकंड ऑप्शन है हृदय, थर्ड ऑप्शन है सेरिब्रम, फोर्थ ऑप्शन है त्वचा। तो हमारे बॉडी में जो ताप का नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वायरस से फैलने वाला रोग है, फर्स्ट ऑप्शन है एड्स, सेकंड ऑप्शन है चेचक, थर्ड ऑप्शन है खसरा, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो हम सबको पता है कि जो एड्स होता है ये वायरस से फैलता है, चेचक क्या होता है, ये भी वायरस से फैलने वाला एक रोग होता है, बीमारी होती है, और खसरा भी जो होता है ये भी वायरस के कारण फैलता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी डी, ये सभी जो हैं वायरस से फैलने वाले रोग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वानस्पतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस को, सेकंड ऑप्शन है अरस्तु को, थर्ड ऑप्शन है टेक्लर को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वानस्पतिक विज्ञान के जो पिता हैं ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ओ अरस्तु जो है इनको जीव विज्ञान के पिता बोला जाता है। विषाणु की खोज किसने की, फर्स्ट ऑप्शन है इवानोवस्की ने, सेकंड ऑप्शन है लुई पास्चर ने, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु जो है इसकी खोज इवानोवस्की ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है ये वायरस को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसको क्यों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है, क्योंकि जब ये सजीव की बॉडी में मतलब जाता है तो उस समय क्या करता है कि वो रेप्लिकेट करता है, यानी अपने मतलब उसमें रिप्रोडक्शन सब कुछ करता है, लेकिन जब वो इस शरीर के बाहर होता है तो एक मृत कण की तरह मतलब होता है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, फर्स्ट ऑप्शन है नागफनी, सेकेंड ऑप्शन है गुलाब, थर्ड ऑप्शन है लहसुन, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो शुष्कोद्भिद यानी जो मतलब रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है उसका कौन सा लक्षण है, कौन सा लक्षण है जो मतलब एक प्रकट करता है कि हम शुष्कोद्भिद हैं। तो देखते हैं कि जो नागफनी होता है ये शुष्कोद्भिद यानी मतलब जहाँ पे बहुत गर्म हवाएं चलती हूँ, जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ पे नागफनी उगती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अनिषेक फल का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है केला, सेकंड ऑप्शन है पपीता, थर्ड ऑप्शन है अंगूर, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। समझेंगे अनिषेक फल क्या होता है कि वो फल जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उनको हम लोग अनिषेक फल बोलते हैं, यानी इसको हम लोग पार्थिनोक्रैपी जो होता है फूड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें केला, पपीता और अंगूर जो होते हैं ये तीनों बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी ये सभी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड ऑप्शन है फूल, थर्ड ऑप्शन है पत्ती, फोर्थ ऑप्शन है तना। तो हम लोग देखते हैं कि जो पत्ती होता है, पत्ती से ही केवल पौधा प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और बाकी जड़ है ना तो जड़ से करता है, ना तो फूल से करता है, ना तो तने से करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन है बैंगनी, थर्ड ऑप्शन है हरा, फोर्थ ऑप्शन है नीला। तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश का रंग होता है सबसे अच्छा, मतलब जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मोजेक रोग किस पौधों में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू, सेकंड ऑप्शन है तंबाकू, थर्ड ऑप्शन है केला, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। तो मोजेक रोग जो होता है ये तंबाकू में पाया जाने वाला एक रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। साइट्रस कैंकर किस पौधों में पाया जाता है या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू, सेकंड ऑप्शन है गन्ना, थर्ड ऑप्शन है नींबू, फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली। तो साइट्रस कैंकर जो होता है ये नींबू में पाया जाने वाला एक रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।